बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेहत सब के लिए और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शुमाइला गफ़्फ़ार। नाज़रीन, सेहत सब के लिए में हम बात करते हैं आपकी सेहत के हवाले से, और आज के प्रोग्राम में हम चाह रहे हैं कि हम गुर्दों के हवाले से और उनके जो मसाइल हैं उनके बारे में बात करें कि गुर्दे हमारे जिस्म में क्या काम करते हैं और वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जो कि गुर्दों को ख़राब कर सकती हैं, और गुर्दों की सेहत का ख्याल कैसे रखा जा सकता है। अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इन पर हमें ज़रूर कॉल करें। द नंबर्स आर 0519212643, 0519212644। आपके सवालात के जवाबात देने के लिए हमने स्टूडियोज़ में आज दावत दी है एक रिनाउंड यूरोलॉजिस्ट को, डॉक्टर साजिद मुमताज़ काजी साहब, जो के काम कर रहे हैं एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड हैं ये पिम्स में। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों ने इनवाइट किया। बहुत शुक्रिया सर कि आप हमारे लिए टाइम निकाल रहे हैं। जिस तरह कि मैंने बात की कि हम आज गुर्दों के मसाइल के हवाले से बात करेंगे, तो आप ये बताइएगा, सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आवाम को ये पता चले कि गुर्दे हमारे जिस्म में क्या काम करें, क्योंकि यूजुअली ये लोग समझते हैं कि ये सिर्फ एक फिल्ट्रेशन सिस्टम है, लेकिन गुर्दों के और भी बहुत सारे काम हैं। जी, बेसिकली गुर्दे हमारे जिस्म का एक बहुत ही अहम जो है वो ऑर्गन है, और एक वक्त में गुर्दों में तकरीबन बॉडी का 25% ब्लड जो है वो जमा रहता है। अच्छा। जैसे आपने कहा कि फ़िल्टर का काम करते हैं, ऑफ कोर्स दे आर फिल्ट्रेशन प्लांट ऑफ द बॉडी। तो बॉडी के अंदर जितने भी आपके मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रहे हैं, केमिकल प्रोसेस चल रहे हैं, उनके नतीजे में जो पैदा होने वाले जो फाजिल मादे हैं, गुर्दे उनकी एक्सक्रीशन का काम करते हैं। ख़ास तौर पे जैसे यूरिया है, क्रिएटिनिन है, ठीक है। इसके अलावा बॉडी के अंदर जो बैलेंस है पानी का, वो गुर्दे उसको मेंटेन करते हैं। अच्छा। चाहे आप जितना भी पानी पी लें, आपकी बॉडी उतना ही पानी यूज़ करती है जो उसको ज़रूरत है। बाकी जो फालतू पानी है वो गुर्दों के ज़रिए पेशाब की सूरत में खारिज हो जाता है। सही। थर्ड, जो हमारे जिस्म के अंदर नमकियात हैं, चाहे वो बॉडी के केमिकल प्रोसेस के नतीजे में पैदा हो रहे हों या खाने पीने की वजह से हों, तो उनका एक ख़ास बैलेंस रखना बॉडी में ज़रूरी है। वो भी गुर्दों के ज़रिए इसी तरीके से यूरिन में जो है वो फ़िल्टर हो जाता है। ये तो एक इब्तदाई चीज़ है, लेकिन इसके अलावा जो है गुर्दे खून बनाने का काम करते हैं। गुर्दे ब्लड प्रेशर को जो है वो मेंटेन करने का काम करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये गुर्दों की। सर, यहाँ पर एक कॉलर है हमारे साथ, हम कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मसला बताइएगा अपना। मैम, मसला ये है कि हमारे एक बुजुर्ग हैं, अलीगढ़ बात कर रहा हूँ, फैसलाबाद से जी। तो उनका एज 80 के राउंड अबाउट है। ठीक है। और उनको डायबिटीज भी नहीं है, लेकिन उनको जो है यूरिन बहुत आता है, यूरिन का बहुत मसला है, नहीं बार बार आता रहता है। ठीक है, ठीक है, बार बार उनको पेशाब आता है, यूरिन आता है, आप कह रहे हैं। ठीक है, कोई दवाई वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं वो? नहीं, इधर से हमारे गांव में एक डिस्पेंसरी है, वहाँ से डॉक्टर साहब ने एक दी थी, टैबलेट दी थी, कैप्सूल थे वो उन्होंने यूज की है। ठीक है, पेशाब रुक रुक कर तो नहीं आता उनको? नहीं, रुक के नहीं आता। सही। और कोई और मसला हो रहा है, वजन में कमी या ज्यादती? नहीं, कोई मसला नहीं है, बस वो यूरिन का है। वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि दूध जो है वो बड़ी है या कोई ऐसा मसला है। हाँ, सही सही। तो टेस्ट वगैरह हुए उनके? नहीं, टेस्ट नहीं हुए, वैसे ही दी थी, उससे कोई बेहतरी हुई थी थोड़ी। ठीक है, चले आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी, आपने सुना कि वो कह रही हैं कि पेशाब बहुत ज़्यादा आता है और हैं भी बुज़ुर्ग। तो मसला ये है कि आम तौर पे 40-50 साल के बाद, ऑल दो 40-50 में जाके बुज़ुर्ग तो नहीं होते अब तो मेरे ख्याल में WHO ने 65 आपकी यंग एज जो है वो डिक्लेयर कर दी है। तो लकीली वो तमाम लोग भी अब उस एज में आना शुरू हो गए हैं। एनी हो, जब हम पढ़ते थे वो कहते होते थे कि जब बाल ग्रे होना शुरू हो जाते हैं तो एक प्रॉब्लम आना शुरू होती है, जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड, क्योंकि एक नॉर्मल गदूद है, आम लोगों में जो है ये मौजूद होती है, और रिप्रोडक्टिव आपका जो सिस्टम है मेल का, उसका एक हिस्सा होती है। तो उसमें ख़ास चेंजेस आती हैं, या तो वो बढ़ जाता है या फिर उसके अंदर जो है वो सख्ती पैदा हो जाती है। ये बिल्कुल मसाने के मुंह के ऊपर एक रिंग की तरह पैदा है। तो सबसे कॉमन वजह तो इस एज में जो आती है पेशाब की तकलीफ़, जिनमें बार बार पेशाब आता है या जल्दी करनी पड़ती है या कई दफ़ा उसमें रुकावट आना शुरू हो जाती है, तो सबसे कॉमन वजह तो जो है वो ये होती है। ठीक है।
और ये बता भी रहे थे कि गदूद जी बढ़ा हुआ है जी इनका। जी। अब अगर गदूद बढ़ी हुई है और ये अलामात हैं तो सबसे पहले हमें ये देखने की ज़रूरत है कि जी ये गदूद सादा है या इसमें कोई चेंजेस हैं। तो आउट ऑफ 195 जो लोग हैं उन लोगों में तो सादा गदूद ही बढ़ती है, ठीक है। जो कि सिर्फ अलामात पैदा करती है। लेकिन 5% लोगों में जो है खुदा ना खास्ता उसमें कुछ रिसोली भी हो सकती है, कैंसर भी हो सकता है। सो इस चीज़ को क्लियर करने की ज़रूरत है। सबसे पहले उसके लिए टेस्ट करवाने चाहिए। यूरिन का टेस्ट होना चाहिए कि कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। ठीक। अगर इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन के लिए नेचुरली 7 एंटीबायोटिक चाहिए सही। होंगी। अगर फ्रीक्वेंसी रुकावट की वजह से आ रही है तो उस सूरत में इनको जो है ऐसी दवाएं चाहिए होंगी जो कि मसाने का मुंह खोलें और उसकी फ्लो को जो है वो बेहतर करें। एंड अगेन ही इज़ डायबिटिक, तो डायबिटीज not इन इटसेल्फ इज नॉट He डायबिटिक। is not अच्छा, diabetic, आई जी। गॉट द इंप्रेशन कि शायद वो सही, डायबिटिक है। जी। तो अगर ये नहीं है तो ये तो चंद एक कॉमन वजह हैं। ठीक। लेकिन इसके अलावा ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि उनके मसाने में बजाते खुद कुछ और मसला हो, उसके कंट्रोल का कोई इशू हो। इस सूरत में हमें यह देखना होता है कि जी पेशेंट के साथ कोई और एसोसिएटेड प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई और एसोसिएटेड प्रॉब्लम नहीं है या कोई बीमारी नहीं है तो सबसे कॉमन वजह जैसे मैंने आपसे कहा कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो सही, है मर्दों वो में बन रहा आपने है, कहा तो कि- उसके लिए एंटीबायोटिक और साथ में जो है उसकी दवाइयाँ जो कि मसाने के मुंह को खोलें वो इन्हें ये चाहिए कितना होंगी। अरसे तक यूज़ करनी होती हैं डॉक्टर साहब ये जो दवाइयाँ हैं, क्योंकि इन्होंने इस्तेमाल की हैं और फिर छोड़ दी हैं, तो क्या छोड़ना चाहिए या ये लाइफ लॉन्ग इस्तेमाल करनी पड़ती एक्चुअली है? यही इसमें थोड़ी सी गलती होती है। आम तौर पे इस एज में जैसे मैंने आपसे कहा कि वो एक जो चेंज आ जाती है वो ऑलमोस्ट परमानेंट होती है। ठीक। सो इन पेशेंट्स में जो डिफरेंट स्टेप्स हैं ट्रीटमेंट के वो ये हैं कि सबसे पहले तो उनकी अलामात को हम जो है वो मेजर करते हैं कि वेदर ये माइल्ड हैं, मॉडरेट हैं या स्वेयर हैं। उसका हमारे पास अपना एक पैमाना है। चूँकि दो तरह की अलामात इन लोगों में होती हैं। एक ही होता है कि चीज़ इरिटेटिव होती हैं जिसमें बार बार जाना पड़ता है, जल्दी करनी पड़ती है, रात को उठना पड़ता है। दूसरी ऑब्स्ट्रक्टिव होती हैं जिसमें पेशेंट की जो है वो स्ट्रीम कम हो जाती है, उसको वेट करना पड़ता है, वो टूट टूट के आती है और कई दफ़ा मसाना खाली नहीं होता है, उसको फीलिंग रहती है सही। रेजिडुअल यूरिन की। ठीक है। तो सर कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनमें पेशाब जो है वो ज़्यादा आना शुरू हो जाता है? इसका जवाब मैं आपसे लूँगी, लेकिन यहाँ पर एक कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं जंग से बोल रहा हूँ, हाजी तारिक। जी बताइएगा। मेरा सवाल ये था कि जब मैं पेशाब करता हूँ तो मेरे पेशाब के साथ वो ज़रात से आते हैं, जैसे पथरी बरीक सी होती है। ठीक है। मैं तकरीबन ये सन 90 में पथरी मेरी निकली थी, उसके बाद ये ज़रात से शुरू हो गए आने। इसके लिए मुझे कोई मेडिसिन बताएं। क्या आता है पेशाब के साथ आपको? ये रेत जैसे ज़रात, बरीक ज़रात जो होते हैं। बारीक ज़रात आ रहे हैं किस आपको? चीज़ किस तरह के ज़रात आते हैं? पथरी का आपको महसूस होता है? कोई भुरभुरी सी चीज़ महसूस होती है? क्या महसूस वो होता है? सन 90 में पथरी मेरी निकल गई थी। अच्छा, पहले आपने स्टोन पास किया है? पास किया, तो अब जो होता है ना वो ज़रात से आते हैं, पथरी टाइप के बरीक से, रेत ज़रात कैसे होता है ना, इस तरह आता है। जी जी, हाँ जी। ठीक है। अच्छा देखिए, बात ये है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। थैंक यू वेरी मच, कि ये जो पथरी वाले पेशेंट्स होते हैं इनमें सारी दुनिया में तकरीबन वो लोग जिनमें बार बार पथरी बन रही होती है, जब इवन अगर उसको आप ऑपरेट भी कर दें, क्लियर भी कर दें, तब भी 50% लोग जो है वो पथरी दोबारा बना लेते हैं। ठीक। अब जिस तरह से ऐसे इनकी- अवामिल होते हैं जिसकी वजह से इनमें पथरी बन रही डेफिनेटली होती है। डेफिनेटली ठीक उसमें है। कुछ चीज़ें, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जिनमें फैमिलियल टेंडेंसी होती है उनमें बॉडी के अंदर इस तरह की चेंजेस आ जाती हैं कि जिसको आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ठीक। दूसरे वो लोग होते हैं जिनकी बजाते खुद गुर्दे या मसाने या नालियों की जो है वो ख़राबियाँ होती हैं, तो उनको ठीक करने की ज़रूरत होती है। तो उस सारी चीज़ के लिए बड़े तफसीली टेस्ट चाहिए होते हैं जिसमें 24 घंटे का पेशाब, उसके अंदर वो ज़रात जो कि पथरी बनाते हैं उनको हम मेजर करते हैं। सही। इसी तरीके से ब्लड के अंदर वो ज़रात जो कि पथरी बनाते हैं उनको हम जो है वो मेजर करते हैं। उनके तमाम सिस्टम्स को जो है वो हम चेक करते हैं कि जी उसमें कोई ख़राबी तो नहीं है। ये तमाम चीज़ें क्लियर करने के बाद जो भी ख़राबी होती है फिर उसको एड्रेस किया जाता है। अब पथरियाँ चूँकि बजाते खुद जो है 8-10 किस्मों की हैं, तो देखना ये है कि इनका कौन सी स्टोन जो है किस्म वो है? किस किस्म का ठीक है, है, उसी very के valid मुताबिक point। जो है वो इलाज होगा। तो इनके लिए चंद एक चीज़ें जो इनको हेल्प कर सकती हैं, पहली बात तो ये है
कि ये चेक करवा लें कि कहीं कोई पथरी की रुकावट तो नहीं है किसी नाली में, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पेशेंट को ना पता चले। सर वो कौन से और टेस्ट पर पता चलेगा? अल्ट्रासाउंड से पता चल जाएगा, सादा जो है। वैसे तो सीटी स्कैन उसका बेस्ट टेस्ट है, ठीक है, लेकिन सीटी के अल्ट्रासाउंड से यूबी पता जो चल है जाएगा। वो स्टोन्स के जी लिए। जी, ठीक है। सेकंड ये है कि जी अगर फर्ज किया इसमें कोई रुकावट नहीं है और छोटे मोटे स्टोन्स हैं, तो फिर इनको अपनी फ्लूइड इनटेक जो है वो बहुत अच्छी रखनी चाहिए। पानी उसका ज़्यादा पीना। आसान तरीका ये होता है मेजर करने का कि आप उतना फ्लूइड लें जिसके साथ आपका यूरिन जो है वो क्लियर रहे। ठीक है, तो हाँ। एक तो ये मेजर लेनी चाहिए। दूसरी ये है कि जी इनके लिए आम तौर पे जो रेड मीट होता है या ख़ास तौर पे ऑर्गन मीट होता है वो कम मिकदार में इस्तेमाल क्योंकि करें, उससे भी स्टोन्स क्योंकि वो भी एक स्टोन फॉर्मर्स के लिए जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ टमाटर है। के बारे में भी कुछ लोग कहते हैं कि टमाटर खाने से भी अगर आप ज्यादा खा रहे हो तो गुर्दे की पथरियां बनना शुरू हो कुछ हमारे जो माशरे में यूँ आप जो कहें कि ये फाल्स कॉन्सेप्ट्स बने ठीक है, हुए हैं कि मिथ जी है ये। टमाटर खाने से या ये जो ख़ास तौर पे आपका है चावल खाने से, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है जो हमारे से लोग पूछते हैं। तो मैं उनसे सिर्फ ये टमाटर कहता का हूँ छिलका स्पेशली लोग कहते हैं कि नहीं एक्चुअली खाना कुछ चाहिए। डाइट्स जो कि ऑक्सलेट रिच हैं उनमें अलबत्ता जो है जैसे स्पेनक है, ठीक है, इनके अंदर जो है वो ऐसा है कि हम पेशेंट को कहते हैं कि वो एक ख़ास क्वांटिटी से ज़्यादा यूज़ ना ठीक करें, है। लेकिन वो भी उन पेशेंट्स के अंदर जहाँ ऑक्सलेट स्टोन्स तो बन इनको रहे होते चाहिए हैं। कि ये अपने मजीद टेस्ट करवा लें और जो है देख लें किस किस्म का स्टोन किस है तरह का और स्टोन उसके है। मुताबिक उनकी ट्रीटमेंट होगी। यहाँ पर एक और कॉलर है हमारे साथ। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, अमान गुल बात कर रहा हूँ मैडम, करक से। जी बताइएगा। मैं डॉक्टर साहब से, मैडम साहब ये पूछना था, मुझे छोटा पेशाब बाहर बढ़ाते है, मेरी उम्र 50 साल है, इसकी मामला पूछना। ठीक है, आपको कोई शुगर वगैरह का मसला, कोई और बीमारी? जी नहीं, ब्लड प्रेशर है जी, शुगर तो नहीं है। ठीक है, एज क्या है? 50 साल इनकी उम्र है। अच्छा 50 साल जी, की कोई दवाई वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं आप? इस तरह तिल वगैरह करता हूँ, बाकी तो नहीं किया इस तरह की कोई। ठीक है, कोई और दवाई आप ब्लड प्रेशर के लिए कोई दवाई दी है आपको उन्होंने? जी वो तो एमएच से लेता हूँ, खाता हूँ जी। कौन सी दवाई ले रहे हैं आप? मैंने कहा एमएच से लेता हूँ, ये गोली देते हैं वो खाता हूँ सुबह शाम। ठीक है, तो आपको पेशाब बार बार आ रहा है और उसका आप पूछना चाह रहे हैं। जी भाई। ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। आप कुछ पेशाब में आपको कोई जलन महसूस होती है करते हुए? जी नहीं डॉक्टर साहब, इस तरह की कोई तकलीफ नहीं है। जलन नहीं है? जी सर। ठीक है, रात को कितनी दफ़ा उठते हैं आप? तकरीबन 3-4 दफा डॉक्टर साहब उठता हूँ सर। और फ्लो कैसी है यूरिन की, उसका प्रेशर कैसा है निकलते हुए? प्रेशर तेज है सर। प्रेशर तेज है? जी सर। ठीक है, आपने यूरिन का टेस्ट करवाया होगा, यूरिन के टेस्ट की रिपोर्ट आपके पास है? टेस्ट वगैरह सर मैंने नहीं किया है। वो ठीक है? नहीं करवाया। मैंने टेस्ट नहीं करवाया, नहीं करवाया जी। आपने। जी देखिए सर। यंग एज है कंपैरेटिवली, इसमें चांसेस हो सकते हैं कि आपको सिंपल जो है वो इन्फेक्शन हो चुके, अदरवाइज जो है वो आपकी कोई अलामात रुकावट वाली नहीं है। लेकिन जी फिर नहीं भी 50 साल की उम्र में जब फ्रीक्वेंसी आती है तो अगेन जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि प्रोस्टेट बहुत ग्लैंड शुक्रिया की जो कॉल करने का। है उसको देखने की ज़रूरत है। फिर भी फ्रीक्वेंसी को कम करने के लिए एक तो रात को सोने से पहले ये फ्लूइड्स कम कर लें, मतलब जो भी फ्लूइड्स की फॉर्म में लेते हैं बहुत वो ज़रूरी कम, है। हाँ जी ये बहुत ज़रूरी है। सही। रात को पेशाब करके सोएं। और कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कि आपके मसाने की सोजिश को कम करती हैं, सही। वो दवाइयाँ जो है वो इस्तेमाल करने से इनकी बेहतरी आ सकती है। सही। और ये बड़ी अच्छी आपने बात की कि रात को सोते वक्त बहुत सारे लोगों की आदत होती है डॉक्टर साहब कि वो पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, इवन कॉफ़ी भी ले रहे होते हैं और देन दे गो टू द बेड, तो उसकी वजह से उनको रात को बार बार उठना पड़ता है। तो एक तो ये अगर वो नहीं कर रहे तो देख लें कि ये रूल आउट कर लें। और उसके बाद कुछ दवाएं भी ऐसी होती हैं सर जिनसे आपको पेशाब बार बार आ रहा होता है, अगर थोड़ा सा आप बताएं कि कौन कौन सी दवाएं हैं? वो पेशेंट्स जिनमें हार्ट की प्रॉब्लम ख़ास तौर पे होती है और बॉडी जो है वो फ्लूइड्स रिटेन कर रही होती है, तो उनको इस तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं जो कि पेशाब आवर होती हैं। वो बॉडी के अंदर से जो आपका एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको निकालती हैं। इसी तरीके से हार्ट फेलियर के जो पेशेंट्स होते हैं वो जब रात को सोते हैं तो उनका फ्लूइड चूँकि वापस आता है और वहाँ से हार्ट पे प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो रात को उन्हें बार बार उठना पड़ता है। सो ये दवाइयाँ जो है जब लेते हैं तो उसके साथ भी पेशाब जो है वो बार बार आता है, डायूरेटिक्स उनको कहते हैं। हाँ जी, तभी मैंने इनसे पूछ लिया कि ये कोई दवाई वगैरह तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अच्छा सर, कौन कौन सी खुराक हमें अगर हम लोग खाएं तो वो बेहतर है जिससे हमारी पथरियाँ ना बने? यहाँ पर एक और कॉलर है हमारे साथ, उनका सवाल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आसिफ इरफान बात कर रहा हूँ कराची से। जी बताइएगा आबिद साहब।
आसिफ इरफान। जी आसिफ साहब बताइएगा। मेरा सवाल ये कि अभी 3-4 रोज पहले मेरी वाइफ के लेफ्ट किडनी पे शदीद पेन हुआ था, तो फिर मैं इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके गया तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया। ठीक है। अल्ट्रासाउंड में फिर यूरोलॉजिस्ट ने जब वो चेक किया रिपोर्ट, तो उन्होंने कहा कि जी एक स्टोन डेवलप हुआ है और वो स्टोन जो है वो किडनी से स्लिप होके लेफ्ट साइड की जो ट्यूब है उसमें आके स्टक हो गया है। बिल्कुल। तो उन्होंने अभी मेडिसिन दी है 7 दिन की। ठीक। और उस स्टोन की साइज उन्होंने बताया कि 7 mm है, जबकि ट्यूब का साइज 4 mm बताते हैं वो। सही। तो वो जो बैक प्रेशर से यूरिन स्टक हुआ है लेफ्ट किडनी में, तो उसकी वजह से किडनी के ऊपर स्वेलिंग भी है। तो अब उन्होंने 7 या 10 दिन की मेडिसिन दी है, 4 मुख्तलिफ किस्म की। तो उन्होंने कहा है कि अगर ये इससे फर्क पड़ता है तो सही है, वरना फिर ये कि लेजर के जरिए इसको ब्रेक करना पड़ेगा या फिर मेजर ऑपरेशन। तो ये मैं डॉक्टर साहब से ज़रा एडवाइस लेना चाह रहा हूँ कि ये जो हमने क्या करना चाहिए। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। सर ये पूछना चाह रहे हैं कि किडनी स्टोन है, तो आप ये बता दीजिए कि कौन कौन से स्टोन होते हैं जो कि पास हो सकते हैं, कौन कौन से स्टोन्स हैं जिनको लिथोट्रिप्सी से तोड़ा जाता है और वो निकल जाते हैं, और कौन कौन से हैं जिनके लिए सर्जरी करनी पड़ती है। अभी जो उन्होंने स्टोन का बताया, जब उनके अल्ट्रासाउंड में उन्होंने बता दिया कि 5 मिलीमीटर का स्टोन मोस्ट प्रोबेबली जो मैंने सुना कि वो है जो कि नाली में आ गया है। अच्छा, ये एक यूँ समझ लीजिए कि जो ट्रीटमेंट है डिपेंड करती है कि स्टोन का साइज़ क्या है और उसकी जो कॉम्पोजिशन है वो क्या है, उसकी लोकेशन क्या है। तो अगर ये स्टोन ऊपर से नाली में आ गया तो आम तौर पे 5 मिलीमीटर के स्टोन स्पॉन्टेनियसली पास कर जाते हैं। सिर्फ जो चीज़ करनी होती है वो ये है कि इस दौरान पेशेंट को हमने जो उसकी तकलीफ़ है उसको कम करना है। अल्लाह ताला ने जो गुर्दे की नाली है उसका साइज़ ऐसा रखा है कि एक एवरेज साइज़ जो है वो तकरीबन 0.6 सेंटीमीटर के करीब, यानी ½ सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है। बहुत सारे स्टोन जो कि 0.5 से लेके 0.8, आजकल तो इवन कुछ दवाइयाँ ऐसी आ गई हैं जो उसको मज़ीद खोलती हैं और हम लोग इवन 1 सेंटीमीटर तक के पेशेंट को जो है चांस दे देते हैं। तो ये वेट करें, इंशाल्लाह उम्मीद है वो निकल जाएगा दवाइयों के साथ। वो दवाइयाँ इसमें ऐड करना ज़रूरी है जो कि नाली को थोड़ी सा खोलती हैं। और इन द मीन टाइम चूंकि बैक प्रेशर है तो साथ थोड़ा सा एंटीबायोटिक और उस पर नज़र रखना ज़रूरी है। वक्फे से 2 हफ्ते के वक्फे से इनको फॉलो करना चाहिए। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इनको फ्लूइड इनटेक अपनी जो है वो कम रखनी चाहिए। अच्छा, कम वो मॉडरेट क्वांटिटी रखनी चाहिए। एक सबसे ज़्यादा जो कॉमन गलती होती है वो ये होती है कि जब ऑब्स्ट्रक्शन आगे नाली में आ रही है तो पीछे प्रेशर को कम करेंगे तो उसके निकलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। जब उसको बढ़ाएंगे तो वो आगे उसको प्लग करेगा और गुर्दा मजीद सूजेगा। ये बड़ी अच्छी आपने बात की, क्योंकि इनको बहुत सारे लोग यही मशवरा दे रहे होंगे कि इनको फ्लूइड इनटेक बढ़ा देनी चाहिए। यही सबसे कॉमन गलती होती है। और ये गलती इसलिए है क्योंकि वो कह रहे हैं कि उनकी किडनी में ऑलरेडी सोजिश है। इसका मतलब है कि वहाँ पर इन्फेक्शन हुआ हुआ है और वहाँ पर एक्यूमुलेट हो रहा है। यहाँ पर एक और कॉलर है हमारे साथ। जी, कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी, जी बताइएगा। मैंने ये पूछना था डॉक्टर साहब से कि यूरिन में पत्थर आते हैं और सीमन में भी ना मैंने टेस्ट करवाया है, उसमें भी पत्थर आते हैं। ठीक है। हाँ जी। तो कोई अलामात भी हैं साथ आपको, जैसे पेशाब की जलन, बार बार पेशाब आना? जलन होती है, जलन। ठीक है। पेशाब करता हूँ जलन होती है। ठीक है। कितने अरसे से ये मसला हो रहा है आपको? ये हो गया है, हफ्ता हो गया है। हफ्ता 1 हो गया। इससे पहले भी कभी हुआ है आपको? कभी कभी होता है। ठीक है। शुगर वगैरह? नहीं, शुगर वगैरह तो नहीं है। ठीक है। एज क्या है इनकी? एज क्या बताइए आपने? एज 32 साल। 32 साल। अच्छा, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अब ये 32 साल की उम्र में जिस तरह से ये कह रहे हैं कि जी पस सेल्स आ रहे हैं और जलन आ रही है, तो सबसे कॉमन वजह आमतौर पे यूटीआई होती है। यूटीआई में जो है, जो आम जरासीम हैं वो आम एंटीबायोटिक्स को अच्छा रिस्पॉन्ड कर देते हैं। अब मेरा नहीं ख्याल कि हमें शायद, आई डोंट नो वेदर क्या पॉलिसी है यहाँ, हमें नाम लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, लेकिन एनी हो एंटीबायोटिक कवर इनको जो है वो चाहिए। और उसके साथ
कुछ थोड़े से जो है वो आपके इस तरह की आजकल मेडिसिन आ गई हैं जो कि इसकी पीएच को जो है वो चेंज कर देती हैं। तो उसमें जैसे क्रैनबेरी है, ये आप साथ यूज कर लें, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करें। अगर इससे बेहतरी आ जाती है फिर तो मेरे ख्याल में अभी फर्दर इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी यंग हाँ हैं जी, और खुद बता रहे हैं कि बर्निंग हो रही है, तो यूटीआई है और उसके लिए क्रैनबेरी सैशेस बड़े आराम से बाजार में अवेलेबल हैं। अगर ना ठीक हो तो उस सूरत में फिर इसको वर्कअप करना जो है वो जरूरी है, क्योंकि मेल के अंदर यूटीआई जो है वो असूलन होनी नहीं चाहिए। और अगर इवन सिंगल एपिसोड भी हुआ है तो वन नीड टू सी इट कि ये क्यों हुआ है। ठीक है, तो अगर इनको फाका नहीं होता तो फिर इनको डॉक्टर को दिखा लेना नहीं हुआ तो फिर दिखा लेना ठीक है, क्योंकि पस सेल उन्होंने शायद टेस्ट करवाया है, पस सेल आ रहे हैं और डेफिनेटली अगर शायद इन्होंने टेस्ट करवाया तो डॉक्टर ने इनको एंटीबायोटिक कवर वगैरह दिया होगा, क्योंकि वी कैन नॉट एडवाइस कि ये खुद से यूज़ कर लें बिकॉज डेफिनेटली इसकी डोजेज है। और ठीक है, अच्छा अगर यूटीआई हो रहा हो सर तो बाज़ लोग कहते हैं कि शहद का पानी भी काफ़ी मुफीद होता है, तो वो क्या आपकी पीएच चेंज कर देता है यूरिन की, यानी ये जिस तरह क्रैनबेरी भी है तो ये क्या ऐसा जादू करता है कि यूरिन बर्निंग वगैरह ठीक हो जाती है? वैसे ही हमारे वो क्या कहें कि एक मजहब का हिस्सा है और उसमें बड़ी शिफा रखी गई है, तो डायबिटिक्स जो है वो यूज ना करें, बाकी लोग जो है वो यूज कर सकते हैं, ऑफ कोर्स वो रिलीफ मिलता है उससे। लेकिन इसके साथ साथ मेरे ख्याल में जो बाकी चीजें हैं जैसे लेमन वाटर है, वो है, ऑरेंज है, क्रैनबेरी है, ये तमाम जो है ये इफेक्टिव हैं। और फ्लूइड किसी भी फॉर्म में आप लें वो इसके लिए जो है वो बड़ा इफेक्टिव है। ठीक है, यहाँ पर एक और कॉलर है हमारे साथ। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं मुश्ताक बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद। जी बताइएगा। मैडम ये डॉक्टर साहब से थोड़ा सा मशवरा करना चाह रहा था कि मेरी बीवी को गुर्दे का प्रॉब्लम चल रहा है, उनका एक डायलिसिस हुआ है मार्च में। ठीक है, तो उसके बाद इलाज चल रहा है, दवाइयाँ वगैरह इस्तेमाल हो रही हैं। ठीक है, और क्रेटिनिन जो उसका है वो 10.5 पे हुआ था डायलिसिस। अब उसका क्रेटिनिन डायलिसिस के बाद 7 पॉइंट पे आया है, तो दवाइयाँ वगैरह इस्तेमाल करने के बाद 3.4 पे आया है। अभी 3.4 पे फिर बढ़ के 7 पॉइंट पे चला गया है और ऊपर नीचे ऐसे होता ही है। ठीक है, डायलिसिस कितना फ्रीक्वेंटली होता है इनका? अभी एक ही करवाया है, मार्च में हुआ था, उसके बाद नहीं करवाया। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि दोबारा करवाना है या आपने खुद नहीं करवाया? नहीं, उन्होंने तो एक दो मरतबा कहा है कि करवाएं, लेकिन मैंने खुद नहीं करवाया। मैंने दवाइयों से कुछ कोशिश कर रहे हैं कि कुछ हो जाए, क्योंकि डायलिसिस से सुना है कि अगर चला जाए नहीं तो लगातार करवाना पड़ता है। ठीक है, तो आपकी वाइफ को कोई ब्लड प्रेशर का मसला था या शुगर का मसला था? नहीं, ये अचानक ही उसको जो है ना उल्टी वगैरह हो रही थी बहुत तेज, तो हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स में ही ले गए हैं। लेकिन जैसे वहाँ पे पता चला कि ये टेस्ट वगैरह करवाए तो पता चला। क्या एज है आपकी वाइफ की? ये तकरीबन 43-44 है। ठीक है, आप कुछ है, पूछना चाहेंगे? ठीक है। अच्छा, ये इन प्रॉब्लम्स के अलावा कोई उनको पहले से कुछ मसला चल रहा हो या कोई हॉस्पिटलाइजेशन या कोई ऑपरेशन हुआ हो? नहीं, कोई ऐसा पहले कोई ऐसा मसला नहीं था। ये घर में ही कोई उल्टी वगैरह शुरू हो गई थी डॉक्टर साहब, और जब चेकअप करवाया तो पता चला घुटने का। इससे पहले तो कोई ऐसी बीमारी। जी, उनके कोई अल्ट्रासाउंड करवाया होगा नेचुरली आपने? अल्ट्रासाउंड में कुछ उन्होंने इंडिकेट किया है कि क्या वजह बनी है इसकी खराबी की? नहीं, अल्ट्रासाउंड तो करवाए थे लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। ठीक है, उसमें कुछ नहीं है, उसमें कुछ नहीं है। चलिए आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अब ये यंग पेशेंट हैं और कोई प्री डिस्पोजिंग फैक्टर जो है वो इनका नहीं है। हालांकि आमतौर पे रीनल फेलियर की जो वजह है उसमें शुगर या ब्लड प्रेशर जो है वो सबसे कॉमन और लीडिंग वजह है, या फिर हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन बहुत मुमकिन है एक्चुअली जो गुर्दा क्रॉनिक रीनल फेलियर है इसमें पेशेंट को कोई पता नहीं चलता है, और मुख्तलिफ वजूहात हैं उसकी, जिसके साथ जो है ये एक दफ़ा जब डैमेज हो जाती है तो वो स्लो चलती रहती है। ठीक है, और फिर पता उस वक्त चलता है पेशेंट को जब उसकी अलामात आना शुरू होती हैं, जैसे वो कह रहे हैं कि उनको उल्टी शुरू हो गई है, उस वक्त वो टेस्ट करते हैं तो फिर पता चलता है कि ये तो जो है गुर्दे फेल है। एनी हो, अगर तो इसमें कोई मेडिसिन का किसी का असर हुआ है या कोई कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके साथ वक्ती तौर पे एक्यूट रीनल फेलियर होती है, तो वो एक ऐसी कंडीशन है कि जो रिकवरेबल होती है। अभी वो देख लें, इंतज़ार कर लें, डॉक्टर साहबान उनको मेडिसिन दे रहे हैं, अगर उससे वो रिकवर कर जाती हैं, जो कि टाइम लेती है, आम तौर पे
2 हफ्ते से लेके 4 हफ्ते तक। सही। अगर ये वक्ती डैमेज होती है जो कि मुख्तलिफ मेडिसिन के साथ मुख्तलिफ बीमारियों के नतीजे में आ सकती है, वक्ती ब्लड प्रेशर की कमी होने की वजह से आ सकती है, डिहाइड्रेशन की वजह से आ सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और वो परमानेंटली उनका क्रिएटिनिन बढ़ रहा है तो फिर पेशेंट के लिए 2 ही हल है कि या तो वो डायलिसिस पे रहें, या फिर दूसरा जो बेस्ट सोल्यूशन है वो ये है कि जी उनका जो है वो ट्रांसप्लांट होना चाहिए, क्योंकि यंग पेशेंट हैं। उससे पहले इनका वर्कअप करना ज़रूरी है कि वेदर उनकी शी इज़ अ पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर किडनी, हाँ किडनी ट्रांसप्लांट के लिए हैं, क्योंकि उसकी अपनी एक इवैल्यूएशन है। ये उनके नेफ्रोलॉजिस्ट जो है वो बेहतर कर सकेंगे। यहाँ पर एक और कॉलर हैं सर हमारे साथ। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी बताइएगा, सवाल बताइएगा अपना। शेरबाज खान अखबार से बात कर रहा हूँ। जी बताइए। आप टीवी बंद कर दें अपना, वरना आपका सवाल हमें समझ में नहीं आएगा। जी जी मैडम, मेरे गुर्दे में पथरी है। ठीक है। तो कोई दवाइयाँ खाई है कि पथरी गिर जाती है फिर दोबारा हो जाती है? फिर दोबारा हो जाती है। कोई और टेस्ट वगैरह आपके किए कि क्यों बन रही है पथरी? टेस्ट किए और कोई बीमारी भी नहीं है। कोई बीमारी भी नहीं है। तो अभी आपको कोई तकलीफ है? अभी तो कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, लेकिन बार बार आपकी पथरियां बन जाती हैं, तो आप पूछना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए? जी जी ठीक है। जैसे अभी हम पहले बहुत जिक्र शुक्रिया कर रहे कॉल थे करने का। जी, उसमें जो पेशेंट स्टोन फॉर्मर्स होते हैं वो बार बार पथरी बनाते हैं। अब अगर सबसे पहली चीज़ तो इसमें मैं आमतौर पे जो कोशिश करता हूँ पेशेंट्स को भी थोड़ा सा जो है एजुकेट करना, वो ये है कि जितने भी पथरी के पेशेंट्स हैं उनकी ट्रीटमेंट के 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप कि उनको अगर कोई तकलीफ है, दर्द है, जो भी इशू है तो उसकी ट्रीटमेंट की जाए। दूसरा स्टेप उसका कोई डेफिनेट इलाज किया जाए कि अगर ऑपरेट करना है तो ऑपरेट किया जाए, तोड़नी है तो तोड़ा जाए, जो भी करना है वो किया जाए। एंड थर्ड स्टेप ये होता है कि उसके प्रिवेंशन के लिए उसके टेस्ट किए जाते हैं कि जी 24 घंटे का यूरिन और ब्लड के जो टेस्ट जैसे हम पहले जिक्र कर रहे थे, तो अगर उन टेस्टों में कुछ नहीं आया है तो सिंपली इनको जो है वो फॉलो अप करना है। और जैसे मैंने बताया कि अपनी फूड का जो है खुराक का ख़ास तौर पे एक तो ये ख्याल रखें कि जी जो है उसमें प्रोटीन रिच डाइट ख़ास तौर पे ऑर्गन मीट वगैरह जो है उसका ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। अब रेड मीट जो है बड़े जो आपका बड़ा और छोटा गोश्त है उसका इस्तेमाल कम करें। सारे दिन में एक आधा जो है मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स के जो भी चीज़ है, दूध है, दही है, मक्खन है, पनीर है, वो 1 ग्लास या 1 प्लेट से ज़्यादा जो है या 1 कप से ज़्यादा यूज़ ना करें। इसी तरीके से तीसरी चीज़ जो है वो अपनी फ्लूइड इनटेक जो है वो बहुत अच्छी रखें। और फिर जो ड्राई फ्रूट है उसका इस्तेमाल कम करें। ठीक है। और आपकी कॉफ़ी, चाय, इनका इस्तेमाल कंपैरेटिवली कम करें। नमक का इस्तेमाल कम करें। अच्छा। ये वो फैक्टर्स हैं जो कि स्टोन फॉर्मिंग के लिए जो है वो उसको बना सकते हैं, प्रीडिस्पोज करते हैं। तो उस सारी चीज़ को जो है वो अवॉइड करें। एंड अगेन जैसे हम बात करें कि अगर इनका स्टोन कोई निकला है तो उसका एनालिसिस होना चाहिए, फिर हमें पता चलेगा कि वो किस चीज़ से बना है। तो उसके लिए वो स्पेशल खुराक जी, वो स्टोन जो भी निकला है उसका एनालिसिस होता है, तो उससे पता चल जाता है कि बड़ा कीमती है, वो बड़ा कीमती पत्थर है। यहाँ पर एक और कॉलर है हमारे साथ। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। फैसल मेरा नाम है, मैं इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ। जी बताइएगा। पीटीवी का ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और मैं मुसलसल इसका व्यूअर हूँ। बहुत शुक्रिया। ठीक है। अच्छा, मैंने डॉक्टर साहब से पूछना ये है कि डॉक्टर साहब मेरी उम्र है 45 ईयर और मेरे ना मुझे शुगर है, लेकिन मुझे यूरिन जो है आई थिंक मेरा ख्याल है कि मुझे मेरा ओवर एक्टिव ब्लेडर है कि मैं पानी पीता हूँ साथ ही मुझे वॉशरूम जाना पड़ता है और शुगर भी नहीं है, लेकिन लिटिल बिट प्रोस्टेट जो है वो थोड़ा सा बड़ा हुआ है मेरा, लेकिन बाहर कोई पेशाब में रुकावट भी नहीं है। तो ये क्या वजह है कि मुझे अब जैसे मैं ऑफिस जाता हूँ तो मुझे अगर एसी चल रहा है तो मुझे बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, या तो शायद मैं पानी ज्यादा पी रहा हूँ, क्या इशू हो सकता है? हालांकि पेशाब में भी कोई यूरिन आरी में भी कोई इशू नहीं है। सही। तो इनलार्ज प्रोस्टेट के लिए उन्होंने कोई दवाइयाँ दी थी आपको?
वो अभी कह रहे हैं कि इस लेवल पे नहीं है कि इसकी मेडिकेशन शुरू की जाए, अभी ये स्लाइड सा ही इंक्रीज हुआ है। और ये प्रॉब्लम आपको कब से स्टार्ट हुआ है? मैडम ये यूरिनेशन का प्रॉब्लम तो बड़ा अरसे से है, बहुत जो अरसे चल रहा है। ठीक है। रात को उठते हैं आप? नेवर एवर। रात को नहीं उठते हैं आप? जी जी। और दिन में फ्लूइड इनटेक आपकी कैसी है? पानी कितना पीते हैं आप? पानी मैं रूटीन में पीता हूँ, 10-11 गिलास पी जाता हूँ। 10-11 ग्लास। देखिए अभी जो हम बात कर रहे थे कि जी आपकी फ्लूइड की इनटेक जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होनी चाहिए। सही, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। अब इसमें जो हम बात कर रहे हैं, कुछ लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम आती है, जैसे आप कहते हैं कि साइकोजेनिक इनटेक जो है वो फ्लूइड्स की ज़्यादा है। मैंने जैसे कहा आपसे कि जी किडनीज उतना ही जो है वो आपकी बॉडी जो है वो रखेगी फ्लूइड जो उसको ज़रूरत है। आप एयर कंडीशन माहौल में बैठे हैं और आप 20 ग्लास पीते हैं तो आपको यूरिन ज़्यादा आएगा, आपका वो यूरिन जो है वो नेचुरली आपको उसके लिए फ्रीक्वेंटली जाना पड़ेगा। तो एक तो इस चीज़ का ख्याल रखें। दूसरा, अगर इन सारी चीज़ों में बैलेंस है और उसके बावजूद जैसे वो कह रहे हैं कि जी यूरिन अगर फर्ज किया ज़्यादा आता है तो उसकी वजह बजाते खुद ओवर एक्टिव ब्लैडर हो सकता है। ओवर एक्टिव ब्लैडर जो है ये थोड़ा सा बता दें कि क्या होता है ओवर एक्टिव ब्लैडर? असल में नॉर्मली तो ब्लैडर की कैपेसिटी जो है वो तकरीबन 300-400 मिलीलीटर जो है जब उसमें जमा होता है तो फिर एक अर्ज होती है इंसान को कि जी अब मुझे यूरिन आया है और फिर वो उसको जो है वो कर लेता है। उससे पहले उसकी वो फीलिंग नहीं होती है कि जी मुझे यूरिन आया हुआ है, या अगर आती भी है तो वो आप उसको दबा सकते हैं। कुछ लोगों के अंदर इस तरह की टेंडेंसी होती है कि जी उनका ब्लैडर जो है वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। कैपेसिटी कम होती है उनकी कंपैरेटिवली, आप यूं कहें कि वो फंक्शनल कैपेसिटी आप उसको यूं कहें कि जी वो कम हो जाती है। सही। तो उन लोगों ब्लैडर पहले ही बताना शुरू कर देता है कि आई एम फुल, उस पे पहले से ही जो है वो फील आना शुरू हो जाती है कि जो है वो यूरिन आया हुआ है। क्योंकि ब्लैडर के दो कंट्रोल हैं, एक माइंड से कंट्रोल आता है और एक उसका अपना जो बॉडी का कंट्रोल है पीछे ये स्पाइनल कॉर्ड से आता है। सो इन लोगों में ब्लैडर ओवर एक्टिव होता है और जो ही थोड़ा सा यूरिन जमा होता है वो उसको कर देते हैं, तो उसको ब्लैडर सूदर चाहिए होते हैं। एक तो पहली बात ये है कि उनको हम ब्लैडर डायरी रखने के लिए कहते हैं, और अगर कोई और उनकी प्रॉब्लम नहीं निकल रही है हमें पैथोलॉजी को रूल आउट करना होता है कि कोई बीमारी नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर वो थोड़ा थोड़ा वक्फे से उस एक तो अपनी ड्यूरेशन को बढ़ाते हैं, ये उन्हें खुद से जो है वो एक्सरसाइज करनी पड़ती है। हाँ जी। एंड सेकेंडली ब्लैडर सूदर्स देते हैं, वो इस तरह की दवाइयाँ होती हैं जो कि ब्लैडर की इरिटेबिलिटी को कम करती हैं, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाती हैं, तो वो दवाइयाँ इनको लंबे अरसे के लिए लेनी पड़ती हैं। यहाँ पर एक और कॉलर है, उनकी कॉल लेते हैं और फिर इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम शोएब है, मैं बहावल नगर से बात कर रहा हूँ। जी। मेरे वालिद को पथरी है, मैं डॉक्टर साहब को इसका ऑपरेशन के इलाज और इलाज समझ। दोबारा से बताइएगा। मैंने कहा मेरे वालिद को कितने में पथरी है, मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहता हूँ कि इसका ऑपरेशन के इलाज कोई और इलाज है। ठीक है, आप पूछना चाह रहे हैं कि इसका कोई ऑपरेशन या इलाज है। आपके फादर की उम्र क्या है? ऑपरेशन के अलावा कोई इलाज है? ठीक है, और शुगर वगैरह है उनको, शुगर ब्लड प्रेशर वगैरह? नो वे, शुगर नहीं है, और सिगरेट पीते हैं, मेरे ख्याल से स्टोन को। टेस्ट वगैरह कुछ हुए उनके? जी टेस्ट वगैरह हो रहा है, पित्ता उनको फुल है। ठीक है, पथरी कहाँ पर है उनकी? पित्ते में पथरी है। बहुत शुक्रिया, आपको बताते हैं, पित्ते का भी बताते हैं। जी हाँ, ये बड़ा कॉमन सा कॉन्सेप्ट है कि पथरी की सूरत में यूरोलॉजिस्ट के पास ही जाना है, बट ये पित्ते की पथरी जो है ये जनरल सर्जन के वो फील्ड है, अंडर आती है। एंड अगेन चले, अब उन्होंने वो क्वेश्चन कर लिया तो बीइंग डॉक्टर, मसला ये है कि पित्ते की पथरी का हल सिर्फ और सिर्फ जो है वो ऑपरेशन है। क्योंकि आम तौर पे पहले किसी ज़माने में जब ये गुर्दे की पथरी तोड़ा करते थे तो पित्ते की पथरी भी तोड़ते हैं, बट उसके सिस्टम्स इस चीज़ को इजाज़त नहीं देते हैं कि वो क्लियर हो।
सो उसका हल सिर्फ और सिर्फ जो है वो सर्जरी है। सर्जरी है। और एक दफ़ा अगर आपका जो गॉल ब्लैडर है उसमें इतने स्टोन्स बन गए हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं जी हमें अपनी जो है वो गॉल ब्लैडर को सेव करना है और पथरी सिर्फ निकलवानी है। तो उसमें डॉक्टर्स उनको यही बताते हैं कि जब पथरियाँ आपका गॉल ब्लैडर बनाना शुरू कर देता है तो इसका मतलब है कि वो काम करना ऑलरेडी छोड़ चुका है, तो उसका इलाज यही है कि उसको हटा दिया जाए, क्योंकि ये स्टोन कहीं और जाके इम्पैक्ट हो सकता है, बहुत सारे मसाइल कर सकता है। तो आपको हमारा यही मशवरा है कि आप उसका ऑपरेशन करवा लें, क्योंकि अगर नहीं करवाएंगे तो डेफिनेटली उनको बार बार दर्द होगा और भी मसाइल हो सकते हैं। ये पथरी कहीं जाकर स्टक हो सकती है जिसकी वजह से फिर उनको पेट के मसाइल जिस तरह के इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो सकती है। तो ज़रूर दिखा लें ये डॉक्टर को। अच्छा सर, बैक टू हम वो चले गए कि ओवर एक्टिव ब्लैडर, और ये बड़ा अच्छा इन्होंने बताया। और मज़े की बात ये है कि अक्सर मरीज़ अपना डायग्नोसिस भी खुद बताते हैं और उसका इलाज भी समहाउ वो थोड़ा बहुत बता देते हैं कि ये जिस तरह के बता रहे हैं कि इनका जो प्रोस्टेट है वो इतना इलाज नहीं है कि उसमें दवाएं दी जाएं। फिर ये खुद कह रहे हैं कि ये पानी ज़्यादा पीते हैं। तो सर जो लोग चाय वगैरह पीते हैं, क्योंकि चाय भी डायूरेटिक है, तो उस वजह से भी क्या ज़्यादा यूरिनेशन हो सकती है? डेफिनेटली फ्लूइड्स आप किसी भी फॉर्म में लेंगे तो उनको मैंने जैसे कहा कि अपनी ज़रूरत के मुताबिक बॉडी रिटेन करेगी। बट अगेन ये वाली जो जैसे चाय है, कॉफ़ी है, कैफीन वाली जो चीज़ें हैं ये इनके साथ यूरिन ज़रा ज़्यादा आता है, तो वो भी ये वो एक मॉडरेट क्वांटिटी से ज़्यादा जो है वो फिर आपके लिए प्रॉब्लम करती हैं, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो एक यूँ कहें कि एयर कंडीशन जो है एनवायरनमेंट जो है वो उसमें है। बाहर तो अगर आप ओपन एयर में हैं तो वो बहुत सारा जो फ्लूइड है आपका निकल जाता है, इनसेंसिबल लॉस की सूरत में जो है वो निकल जाता है। बट इंटरनल एनवायरनमेंट में आपको उसको बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। सही। यहाँ पर एक और कॉलर है हमारे साथ। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, सवाल पूछिएगा। जी, मोहम्मद शिराज सलीम बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी बताइए। बेसिकली मेरा ताल्लुक एक फार्मास्यूटिकल कंपनी से है, टेब्रोस फार्मा से। सही। और डॉक्टर साहब से तो फिजिकली मेरी मुलाकात रहती है, और आज चैनल पर देखा तो मैंने कहा चले एक डॉक्टर साहब का दीदार हो गया, तो एक सवाल भी ज़हन में आ रहा था। जरूर। जी, मैं डॉक्टर से ये पूछना चाहता हूँ सर, काइंडली गाइड कीजिएगा कि यूटीआई होने में वॉशरूम का या उसकी गंदगी का कितना रोल है? क्योंकि हमने देखा लोग पब्लिक टॉयलेट्स यूज कर रहे होते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा गंदगी होती है, और इसके अलावा घरों के अंदर भी उतनी ज्यादा तरकीब नहीं होती सफाई की, स्पेशली अगर हम लोअर मिडिल क्लास की बात करें। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है आपका और इसका जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। सर ये पूछना चाह रहे हैं कि पब्लिक टॉयलेट्स हम लोग जब यूज़ करते हैं तो जिस तरह कि हमने कहा कि बहुत सी बीमारियां एक से दूसरे को लग जाती हैं, तो क्या यूटीआई भी एक से दूसरे को ट्रांसफ़र हो सकता है? स्पेशली अगर घर में किसी को ये यूटीआई हो रहा है और वो सेम ही वॉशरूम यूज़ हो रहा है, तो क्या एक से दूसरे को लग जाएगा ये? थैंक यू शिराज साहब फॉर कॉलिंग। अच्छा, ये जो है ये बड़ी एक हमारे यहाँ कॉमन कॉन्सेप्ट है और किसी हद तक ठीक भी है। ठीक। जो तो कमोड का सिलसिला है उसमें आपने देखा होगा हमारे यहाँ लोगों को कमोड यूज़ करने का थोड़ा सा जो है वो इश्यूज हैं, और वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ख़ास तौर पे अगर किसी पेशेंट का कोई स्क्रीशंस वगैरह वहाँ पे लगी हुई हैं और दूसरे को ट्रांसमिट हो जाती हैं, स्पेशली फीमेल्स। मेल के अंदर ये वाला चांस जो है वो कम है, मिनिमम है। सही। बट वो जिसको हम लोग आम तौर पे एसटीडीज कहते हैं, यूटीआई की निस्बत भी उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं इन केस कि अगर कोई डायरेक्ट कांटेक्ट है, अगर वहाँ पे कोई स्क्रीशंस के साथ हुआ है तो। ऑन द अदर हैंड जैसे हम बात कर रहे हैं कि उसके वो कम चांसेस हैं। अगेन जो इंडियन टाइप की वो वॉशरूम्स हैं उनमें तो चूंकि डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, तो इस वजह से उसमें कंपैरेटिवली अगर बाहर आपको इत्तेफाक होता है या ऐसी सूरत हाल है तो उसमें फिर वो यूज कर लेना ज्यादा मेरे ख्याल में सेफ है एज कम्पेयर टू कमोड। सही सही। बहुत चीज़ों पर वर्क होने की ज़रूरत है। जिस तरह के वेस्टर्न कंट्रीज़ में दे हैव सीट कवर्स, तो उससे भी थोड़ा सा जो है प्रोटेक्शन बचत हो जाती है। जी, यहाँ पर एक और कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं रियाद से बात कर रहा हूँ, इलाका से। जी पूछें।
जी मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि मेरा जो यूरिक एसिड है लेवल वो तकरीबन 7.8 के करीब। ठीक है। अच्छा, तो ना मैं शुगर का पेशेंट, ना मैं ब्लड प्रेशर का पेशेंट, और मैं परहेज भी बहुत ज्यादा करता हूँ, चावल गोश्त अंडा वगैरह इसका परहेज भी है, लेकिन मेरे जिस्म में दर्द और पानी भी मैं ज्यादा पीता हूँ, लेकिन फिर भी ये मसला रहती है। ठीक है, पानी वगैरह आप सही पीते हैं, ब्लड प्रेशर भी नहीं है, शुगर भी नहीं है, फिर भी आपको मसला हो रहा है? जी बिल्कुल। ठीक है, तो आप डॉक्टर साहब से क्या पूछना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? मेरा यूरिक एसिड लेवल क्यों मतलब बढ़ जाता है, क्यों, इसका क्या मसला है? ठीक है, उम्र कितनी है आपकी? मेरी 45 ईयर है। कोई टेस्ट वगैरह हुए हैं आपके? जी बिल्कुल, मेरे बाकी सारे टेस्ट नॉर्मल, यूरिक एसिड का सिर्फ मसला है। यूरिक एसिड आपका हाई आ रहा है। ठीक है, चलें आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। यूरिक एसिड इनका हाई आ रहा है, तो ये पूछ रहे हैं कि मुझे शुगर भी नहीं है, ब्लड प्रेशर भी नहीं है, टेस्ट भी इनके नॉर्मल आ गए हैं, तो क्या वजह है कि ये क्यों ज़्यादा आ रहा है? इनकी आवाज़ ज़रा एको कर रही थी, हाँ जी, मुझे समझ नहीं आई। यूरिन ज़्यादा आता है जी, वो कह रहे हैं कि यूरिक एसिड जो है वो इनका रेज्ड आता है। अच्छा ठीक है। यूरिक एसिड का बजाते खुद जो है ये कुछ लोगों के अंदर एक टेंडेंसी होती है, एक ख़ास एंजाइम की जो है वो प्रॉब्लम आती है, उसकी वजह से जो है, और यूजुअली फैमिलियल कई दफ़ा रन करती है ये प्रॉब्लम जो है, तो उसकी वजह से जो है ख़ास प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म की वजह से यूरिक एसिड के लेवल बढ़ जाते हैं। तो इनको सबसे पहले तो ये इसे याद करने की ज़रूरत है कि रेगुलर जो है वो अपने चेकअप्स रखें। ठीक है। चूँकि ये मुकम्मल तौर पे तो ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन इसको कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल करने का बेहतर तरीका ये है कि वो डाइट्स विच आर रिच इन प्योरीन, ख़ास तौर पे जैसे ऑर्गन मीट्स वगैरह हैं, ठीक है, या हाँ कलेजी वगैरह जो है वो गुर्दे जी हाँ खुद इनका कम इस्तेमाल करें। एंड सेकंड जो चीज़ है कि फ्लूइड की इनटेक अपनी जो है वो बहुत अच्छी रखें। तीसरी चीज़ ये है कि जी इसमें जो है वो लेमनेड्स का इस्तेमाल, या जो साइट्रस फ्रूट्स हैं आपके, ठीक है, ग्रेप फ्रूट है वो उसका इस्तेमाल रखें, अंगूर वगैरह का इस्तेमाल रखें, अगर डायबिटिक नहीं है तो क्रैनबेरी का इस्तेमाल रखें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यूरिक एसिड को कम करने में जो है वो हेल्प करती हैं। इन द मीन टाइम इन लोगों में एक प्रॉब्लम जो आती है वो ये होती है कि खुदा न खास्ता अगर इन द लॉन्ग रन ये चलता रहे तो फिर ये कई दफ़ा गाउट करता है। गाउट एक ख़ास कंडीशन है जिसमें पाँव की जो बड़ी टो है उसमें वो सूज जाता है और पेनफुल होता है, या वो दूसरे भी उनमें कर सकता है किसी एरियाज में, हाँ जी, वहाँ जॉइंट्स को भी कर सकता है। तो उसके लिए फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन जो होती हैं वो चाहिए होती हैं, वो उसको हेल्प करती हैं। तो यानी ये नज़र रखें, और आपने जिस तरह की एहतियात बताई वो कर लें, और अगर इनको दूसरे मसाइल हो रहे हैं तो ये फिर डॉक्टर को दोबारा से चेक करवाते रहें, और गुर्दों पे भी नज़र रखें, क्योंकि यूरिक एसिड इज वन ऑफ द कॉज फॉर रीनल फेलियर एंड स्टोन डिजीज। सही, ठीक है। यहाँ पर एक और कॉलर है हमारे साथ। जी, कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैं गौहर बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी बताइएगा। जी मैडम, मेरा क्वेश्चन ये है डॉक्टर साहब से कि मैं पानी जो है वो 12 से 13 गिलास डेली रूटीन में पीता हूँ, लेकिन नाइट में जो है मैं एक दफा यूरिन करने के लिए उठता हूँ, तो मुझे ये कंसर्न शो होता है कि क्या ये ओवर रिएक्टिव है ब्लैडर या कोई और प्रॉब्लम है। मैं रात को 3 बजे के करीब एक दफा यूरिन करने के लिए उठता हूँ। ठीक है, तो क्या ये नॉर्मल है? लेकिन मेरा पानी का इंटेक जो है वो बिल्कुल अच्छा है, और फिजिकल वर्क भी मैं करता हूँ। ठीक है, पसीना वगैरह आता है आपको दिन को? जी, मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ, पसीना भी आता है, लेकिन रात में जब मैं सोता हूँ तो फिर 3 बजे जो है वो मैं यूरिन करने के लिए उठता हूँ। सोने से पहले आप जाते हैं? सोने से पहले आप वॉशरूम होकर आते हैं? वो मैडम एज यूजुअल जो रूटीन होती है उसी के वैसे ही होता है, लेकिन मैं वाटर इनटेक होता है, रात को सोने से पहले दूध भी पीता हूँ। तो हाँ जी, ठीक है। तो आप रात को सोने से पहले एक दफा वॉशरूम जाते हैं या नहीं, ये बताइएगा। जी जाता हूँ। ठीक है, चलें आपके सवाल का जवाब लेते हैं।
अच्छा सवाल था। और सर मैं यहाँ पर ऐड कर दूं कि इन्होंने खुद ही जवाब भी बता दिया कि ये दूध पी के जी जी सो रहे सोते होते हैं। हैं। जी अब तो बात ये fluid है इन्होंने- कि फ्लूइड्स वगैरह बाज़-औक़ात जब आप लेके सोते हैं तो उसमें चांसेस होते हैं, उससे पहले दूध से पहले कितना फ्लूइड रात को सोने से पहले वो लेते हैं, क्योंकि ये हमारे यहाँ बड़ी एक कॉमन सी एक्सरसाइज है कि बहुत सारे लोग जो है वो उससे फ्लूइड्स लेते हैं। एनी हाउ अगर वो नहीं है तो एक आधी दफ़ा उठना तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी है। हाँ अलबत्ता अगर वो उनकी नींद को तंग कर रही है या उनको प्रॉब्लम कर रही है तो सबसे पहले ये कोशिश करें कि फ्लूइड जैसे वो दूध कह रहे हैं रात को लेते हैं तो वो थोड़ा सा पहले ले वो पहले ले 2 घंटे पहले ले लिया करें। रात को जाने से सोने से पहले वॉशरूम करके जाएं। तो आई होप इंशाल्लाह सेटल हो जाएगा। अगर उसमें कोई जलन नहीं है यूरिन में, पास करने में कोई इशू नहीं है तो रात को एक आधी दफ़ा उठने में मेरे ख्याल में वो इनका ये मसला सेटल हो जाएगा। सही। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि एक इंसान को कितना पानी पीना चाहिए? ये बड़ा कॉमन सवाल है, बहुत सारे लोग पूछते हैं क्योंकि आजकल वाटर डाइट्स भी आ गई हैं, फिर कहते हैं कि हेल्दी रहने के लिए पानी भी कुछ लोग कहते हैं कि 3 लीटर तक पानी पीना चाहिए। तो कितना पानी पीना चाहिए कि हमारे गुर्दे जो हैं वो आराम से उसको निकाल सके? ये जैसे आपने कहा कि बड़ी कॉमन हम लोगों से ये वाला पूछा जाता है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी एक्टिविटी क्या है। ठीक है। और दूसरी बात कि आपको किसी तरह का कोई बीमारी तो नहीं है, हार्ट की, गुर्दों की, इन तमाम चीज़ों को हमें नज़र में रखना होता है। तो नॉर्मल बंदा जिसको एक आम एनवायरनमेंट में काम करना है, अगर वो अपने सिर्फ ये देख ले, चेक कर ले कि जी यूरिन का कलर मेरा क्लियर है और अपनी जो उसकी अल्लाह ताला ने सेंसर्स लगाए हुए हैं आपके माइंड के अंदर, वो थर्स्ट की आपको जो है वो फीलिंग दे देते हैं, तो आप उसके मुताबिक पानी पीते रहें। लेकिन एक एवरेज जो है अगर आप कहें तो मेरे ख्याल में 8-10 ग्लास जो है दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, कोई भी चीज जो है वो ओवरडू ना करें। हाँ, तो मियाना रवि जो है दैट इज द बेस्ट। जी यहाँ पर एक कॉलर है हमारे साथ। जी कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर शुमाइला, मैं जॉर्जटाउन से सादिया बात कर रही हूँ। जी बताइएगा सादिया। जी मेरा सवाल है कि मेरे ना शुगर भी है और ब्लड प्रेशर भी आई और टेंशन की बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से ना मेरा ये मुझे शुगर हुई है तकरीबन 6 साल पहले मुझे पता चला है। ठीक है। मेरी शुगर का लेवल भी होता है कि मेरा सुबह के टाइम 120 और 30 होती है, नाश्ते के बाद 160 होती है या कभी 70। और ये मैं ऐसे झूठ नहीं बोलती, कभी कभी मैं बद परहेजी भी खा लेती हूँ, कर लेती हूँ। और वालदा मेरी थी, इनकी पिंक में डेथ हुई थी 2010 में ना, इस्लामाबाद लेके आए थे उनको डॉक्टर आजाद को दिखाने के लिए। तो 35-40 साल उनकी शुगर रही है, लेकिन क्योंकि वो जूसेस भी इस्तेमाल करती थी, वॉक बहुत करती थी, लेकिन फिर अल्लाह का जो हुक्म रबी था। अब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मेरी उम्र 55 साल है, तो मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ डॉक्टर साहब से, मैं कौन सा ऐसा तरीका इख्तियार करूँ अल्लाह मुझे इन चीजों से महफूज रखे। ठीक है, कि आपकी किडनीज जो हैं वो सही रहें, बाकी मसाइल भी आपको ना हो, तो आपको क्या करना चाहिए? ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी शुगर है सबसे पहले तो डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव तो नहीं है? मुझे लग रहा है हैं। आम तौर पे डायबिटीज़ के साथ जो वो तोहफे में बाकी चीज़ें लेके आती है उनमें से एक हिस्सा होता है। एनी हो, देखिए बात ये है कि जो बजाते खुद डायबिटिक पेशेंट्स हैं, दे नीड टू टेक केयर ऑफ देयर किडनीज स्पेशली। वैसे तो डायबिटीज़ के मुतालिक कहते हैं कि जो है ये कुछ भी कर सकती है। हाँ, ये आपके दिल को, आपके दिमाग को और गुर्दों को स्पेशली नुकसान पहुंचाती है। कौन सा ऑर्गन नहीं है जिसको ये नुकसान ना पहुंचाती हो? बिल्कुल ऐसा ही है। वो हमारे एक प्रोफेसर थे, वो मजाकन कहा करते थे कि डायबिटीज कैन कॉज एनीथिंग अदर देन प्रेगनेंसी। अच्छा तो बात ये है कि ये वाली चीज है, आंखों को नुकसान पहुंचाती है, हार्ट को नुकसान पहुंचाती है, ठीक है, ब्रेन को नुकसान पहुंचाती है। कौन सा ऑर्गन है जो बचा हुआ है? गुर्दे तो बड़ा कॉमन है, उसका जो है आपको पता है डैमेज जो है। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे पहले तो शुगर को कंट्रोल रखें और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें, जो कि प्राइमरी फैक्टर्स हैं इसको किडनी को डैमेज करने के लिए। सेकंड, जैसे क्या हमने कहा कि वो डाइट्स ख़ास तौर पे जो कि इसको नुकसान पहुंचा सकती हैं या जिनके साथ यूरिया या क्रिएटिनिन बढ़ता है, ऑल्दो ये उन लोगों में ज़्यादा चांसेस होते हैं जिनमें और जो है डैमेज हैज़ बीन डन। नॉर्मल लोगों में उसकी प्रिकॉशन की ज़रूरत नहीं होती है।
तीसरी चीज़ ये है कि जी फ्लूइड इनटेक उनकी जो है वो मॉडरेट होनी चाहिए, उसको डिहाइड्रेट ना होने दें। अननेसेसरी जो मेडिसिन है, पेन किलर्स, वो ना यूज़ करें। और दूसरा जो हमारे एंटीबायोटिक्स हैं उनमें जो है वो सेलेक्टिव रहें। कुछ एंटीबायोटिक्स इस तरह के हैं जो स्पेशली इस सारी चीज़ को डैमेज करते हैं, और जिसे कहना चाहिए कि बग़ैर किसी वजह के, आमतौर पे तो ये डॉक्टर्स ही हैं लेकिन ये हु हैव टू टेक केयर ऑफ इट, लेकिन ये है कि ये जो ख़ास तौर पे रेडियो कंट्रास्ट मटेरियल के साथ एक्सरेज वगैरह हैं, ये तमाम चीज़ें गुर्दों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। और लूज मोशंस वगैरह हों या डिहाइड्रेशन हो तो उसका फौरी तौर पे जो है वो ट्रीटमेंट करवाएं। ठीक है, तो ये जो है वो एक तो एहतियात करें, शुगर अपनी कंट्रोल करें और देखें कि एक स्कैन वगैरह ये करवा लें अपना कि इनका दिल ठीक है और इनके गुर्दे वगैरह, और यही है कि वॉक वगैरह करवाते रहें, जो रूटीन टेस्ट हैं वो करवाते रहें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें प्रोग्राम में टाइम देने का। माय प्लेजर जी, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी नाजरीन, आपने प्रोग्राम देखा, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आज हमने गुर्दों के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की, और यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई भी दवाई आप बग़ैर डॉक्टर के मशवरे के इस्तेमाल मत करें, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि आपके गुर्दों को नुकसान पहुँचा सकती हैं। तो कोशिश ये करें कि अगर आपको कोई मसला होता है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए और उनके मशवरे से फिर दवाइयाँ इस्तेमाल करें। और पानी, जिस तरह कि हमने कहा कि ज़रूरत है, लेकिन आपको अपनी रूटीन देखनी है कि आपको किस कदर पानी की ज़रूरत है, किसी के सुनने में ना जाइए, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।